चलिए आज की इस खास चर्चा में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी अनजान सी बस्ती अमेरिकी मिडवेस्ट के एक सबसे ताकतवर आर्थिक और सांस्कृतिक पावर हाउस में तब्दील हो गई। सच कहूं तो ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि लगातार होते बदलाव और नएपन की एक बेहद दिलचस्प यात्रा है। शिकागो वाकई में चौराहों का महानगर है। इस शानदार सफर को समझने के लिए हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले शुरुआती खोजकर्ता और बस्तियां, फिर परिवहन क्रांति, उसके बाद द ग्रेट फायर यानी भीषण आग, फिर पुनर्जन्म, श्रम और प्रवास, और आखिर में राजनीति और आधुनिक युग। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, शुरुआती खोजकर्ता और बस्तियां 1696 से लेकर 1833 तक। कहानी शुरू होती है 1696 से, जब फ्रांसीसी मिशनरियों, फर के व्यापारियों और स्थानीय पोटावाटमी मूल अमेरिकियों के बीच पहली बार मेलजोल बढ़ा। ये कोई आसान दौर नहीं था। 1779 में पॉइंट डू सेबल द्वारा बसाई गई पहली स्थायी बस्ती से लेकर 1803 में फोर्ट डियरबोन के बनने और फिर 1812 के युद्ध में उसके पूरी तरह तबाह होने तक, ये शुरुआती दिन सच में बहुत कठिन थे। लेकिन ये जगह हार मानने वालों में से नहीं थी। 1818 में किले को फिर से खड़ा किया गया और फिर आया 1833 का साल, जब उत्तरी व्यापारियों ने महज 350 लोगों की आबादी वाले इस छोटे से कस्बे को आधिकारिक रूप से एक शहर का दर्जा दे दिया। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, परिवहन क्रांति, जिसने पूरी राष्ट्र को जोड़ दिया। उस दौर के यान्की उद्यमियों ने तुरंत भांप लिया था कि इस जगह में एक बहुत बड़ा अंतर्देशीय परिवहन केंद्र बनने की असीम क्षमता है। 1848 का साल तो जैसे एक बड़ा चमत्कार ही लेकर आया। इसी साल इलिनॉयस और मिशिगन नहर खुली और गैलेना शिकागो यूनियन रेल मार्ग का काम भी पूरा हुआ। इन दो विशाल ढांचागत उपलब्धियों ने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। अब माल ग्रेट लेक से मिसिसिपी नदी बेसिन तक और वहां से सीधे मैक्सिको की खाड़ी तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सकता था। ये बिल्कुल एक गेम चेंजर था। और इस पैमाने की कल्पना करना ही हैरान कर देता है। 30 से भी ज्यादा रेल लाइनें। 1850 के दशक तक रेलवे ने ऐसा जाल बिछा दिया था कि पूरब की लाइनें यहाँ खत्म होती थीं और पश्चिम की लाइनें यहीं से शुरू होती थीं। इस बेमिसाल कनेक्टिविटी ने 1860 आते-आते शिकागो को पूरे देश का सबसे बड़ा वेयरहाउसिंग और ट्रांसशिपमेंट केंद्र बना दिया। ये अब सिर्फ एक शहर नहीं रह गया था, बल्कि पूरे अमेरिका का एक धड़कता हुआ आर्थिक इंजन बन चुका था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। हमारा तीसरा पड़ाव, द ग्रेट फायर, 1871 की भयानक तबाही। हुआ यूं कि शहर का ये सारा विकास काफी हद तक लकड़ी पर टिका था। घर, इमारतें और यहाँ तक कि चलने वाले फुटपाथ भी लकड़ी के ही बने थे। और इसी वजह से एक ऐसी तबाही की नींव पड़ी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1871 में एक ऐसी ऐतिहासिक आग भड़की जिसने सब कुछ निगल लिया। इस भयानक त्रासदी में 300 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये उस क्षेत्र के तेजी से बढ़ते विकास पर एक बेहद दुखद और अचानक लगा हुआ ब्रेक था। तबाही का जो भौतिक पैमाना था वो तो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 18,000 इमारतें पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं। हैरानी की बात यह है कि कुछ ही दिनों के भीतर वो तेजी से उभरता हुआ शानदार महानगर पूरी तरह से राख के एक विशाल ढेर में बदल चुका था। सब कुछ खत्म हो गया था। उस वक्त शहर की कुल आबादी लगभग 3 लाख थी और इस विनाशकारी आग ने 1 लाख लोगों को रातों रात बेघर कर दिया। पूरी आबादी के 1/3 हिस्से का सब कुछ छिन गया था। इसका मतलब था कि अब इस महानगर को बिल्कुल शून्य से सोचना होगा और राख से दोबारा खड़ा करना होगा। जब इतने सारे लोग सड़क पर आ गए हों तो सवाल ये नहीं था कि शहर कितनी जल्दी ठीक होगा, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये शहर इस महाविनाश के बाद बच भी पाएगा। यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा पड़ाव, पुनर्जन्म, श्रम और प्रवास, राख से उठना। इतिहास का सबसे बड़ा आश्चर्य। देखिए, इस तबाही ने शहर को खत्म करने के बजाय उसे एक ऐसे विकास की तरफ धकेल दिया जिसकी रफ्तार अकल्पनीय थी। सचमुच राख से उठकर ये शहर यूरोपीय प्रवासियों के लिए एक चुंबक बन गया। यहाँ की बढ़ती विनिर्माण इंडस्ट्री और ताकतवर वार्ड आधारित राजनीतिक व्यवस्था ने सबसे पहले जर्मन, आयरिश और स्कैंडिनेवियाई लोगों को अपनी ओर खींचा। और फिर 1890 से 1914 के बीच यहूदी, चेक, पोल और इतालवी समुदायों ने भी इस शहर को अपना नया घर बना लिया।
और जनसांख्यिकी का ये बदलाव यही नहीं रुका। प्रथम विश्व युद्ध के महान प्रवासन के दौरान बड़ी संख्या में अफ्रीकी अमेरिकी दक्षिण से यहाँ आए। उनके साथ ही 1910 के बाद मेक्सिकन और 1945 के बाद प्यूर्टो रिकान समुदाय भी इस शहर से जुड़े। इन सभी अलग अलग समुदायों ने मिलकर एक ऐसे मजबूत कार्यबल की नींव रखी जिसने इस शहर को एक सच्चा औद्योगिक दिग्गज बना दिया। सच कहें तो यही वो लोग थे जो इस नए महानगर की असली ताकत बने। लेकिन यह विशाल औद्योगिक विस्तार पूरी तरह से शांतिपूर्ण नहीं था। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि कारखानों की चार दीवारी के पीछे उग्र मजदूर संघों और उद्योगपतियों के बीच बहुत तीखे और अक्सर हिंसक टकराव भी हुए। यह शहर अब सिर्फ अपने बेतहाशा उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि श्रमिक अधिकारों की खूनी लड़ाई, हिंसक हड़तालों और उच्च मजदूरी के एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में पहचाना जाने लगा था। हालांकि कारखानों के धुएं और मिलों के शोर शराबे से परे यहाँ एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और व्यापारिक धमाका भी हो रहा था। उच्च वित्त, उच्च शिक्षा और जैज संगीत जैसी चीजें तेजी से फल फूल रही थीं। खेलों ने अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बना ली थी और एल्बर्ट लास्कर जैसे दिग्गजों ने, जिन्हें आधुनिक विज्ञापन का पिता भी कहा जाता है, इसे अपना आधार बनाया। इसी का नतीजा था कि ये शहर न्यूयॉर्क के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा विज्ञापन और कमर्शियल हब बन गया। अब हम पहुंचते हैं 20वीं सदी के मध्य में, हमारे 5वें और आखिरी पड़ाव पर, राजनीति और आधुनिक युग, सेवा क्षेत्र की ओर बदलाव। जैसे जैसे समय बीता और उपनगरों का विस्तार हुआ, शहर के भीतर राजनीतिक नियंत्रण एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बन गया। 1968 के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का ही उदाहरण ले लीजिए। जब वियतनाम युद्ध के खिलाफ भावनाएं अपने चरम पर थीं, तब मेयर रिचर्ड जे डेली की राजनीतिक मशीनरी ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि वो शहर में जमा हुए विशाल प्रदर्शनकारियों को किसी भी तरह का व्यवधान डालने से रोकें। यह घटना शहर की जटिल, ताकतवर और अक्सर विवादित राजनीतिक गतिशीलता का एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण थी। समय आगे बढ़ा और शहर को अपने इतिहास का एक और सबसे बड़ा आर्थिक बदलाव देखना पड़ा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1970 से पहले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से स्टॉकयार्ड, स्टील मिलों और विनिर्माण पर टिकी थी। लेकिन 1970 के बाद हुए भारी गैर औद्योगिकरण ने उन मशहूर स्टॉकयार्ड्स और स्टील मिलों को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। फिर भी इस शहर ने एक बार फिर अपना बेजोड़ लचीलापन साबित किया। इसने खुद को ढाला और वित्त, चिकित्सा, उच्च शिक्षा और पर्यटन पर आधारित एक आधुनिक सेवा अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी एक नई पहचान बना ली। इन तमाम झटकों और विशाल आर्थिक बदलावों के बीच भी एक चीज जो कभी नहीं बदली, वो थी यहाँ की राजनीतिक ताकत। 1850 के दशक में स्टीफन डगलस से लेकर 1950 के दशक में एडलाई स्टीवनसन और आधुनिक युग में बराक ओबामा तक इस क्षेत्र ने राष्ट्रीय मंच के लिए लगातार शक्तिशाली नेताओं को तैयार किया है। यह हमेशा से ही एक बेहद मजबूत राजनीतिक लॉन्च पैड बना रहा। इतिहास की इतनी सारी परतों को खंगालने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे रह जाता है। लकड़ी पर बसा और आग में तबाह हुआ एक शहर आधुनिक अमेरिकी महानगर के लिए इतना लचीला और मजबूत खाका कैसे तैयार कर सकता है? लगातार खुद को फिर से गढ़ने की ये विरासत हमें गहराई से ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे बस्तियां और शहर सबसे बड़े विनाश को भी झेल लेते हैं, खुद को समय के साथ ढालते हैं और अंततः राख से उठकर फिर से आसमान छूने लगते हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत